आदाब नाज़रीन, मैं हूं आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं सलाम नजीबाबाद। आज सलाम नजीबाबाद के स्टूडियो में मौजूद हैं सुल्तान अहमद रायनी, जो कि एक मशहूर एजुकेशनिस्ट हैं, नगीना से बिलोंग करते हैं। हम सलाम नजीबाबाद के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है शादाब भाई। हम आपका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम टॉपिक है, व्हाट आफ्टर 12th। आज हमारे जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो हमारे एक्सपर्ट हैं, वो आपको ये प्रोवाइड कराएंगे कि आखिर हम अपने बच्चों को 12th के बाद कौन से कोर्स कराएं, कौन से स्कूल में एडमिशन दिलाएं। ये बहुत ही अहम टॉपिक है और इसके लिए मैं सलाम नजीबाबाद के स्टूडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं शादाब अहमद रायनी साहब का। शादाब भाई, बहुत बहुत इस्तेमाल। बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई एंड डॉक्टर वसीम साहब, मुझे सलाम नजीबाबाद के स्टूडियो में बुलाने के लिए और एक अच्छे टॉपिक पर बात करने का जो आपने मौका फराहम कराया है, इसके लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके व्यूवर्स को और तमाम लोगों को जो मुझे सुन रहे हैं और जो मुझे जानते हैं, इंशाल्लाह मैं उन्हें सेटिस्फाई कर पाऊँ। शादाब भाई, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना तारुफ अपने अल्फाज से ख़ुद कराएं कि आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है और आप ये जो एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, जो सजेशन दे रहे हैं, वो कब से दे रहे हैं और किस फील्ड में आप काम कर रहे हैं। आफ्ताब भाई, मैं बेसिकली नगीना से ताल्लुक़ रखता हूँ एंड आई हैव सक्सेसफुली completed my schooling from the MM Inter College Nagina UP board only. Then after graduation from MGP Rohilkhand University, वो भी नगीना से किया है। उसके बाद एक्चुअली क्या था कि कभी था ही नहीं कि एजुकेशन में या पढ़ाई में कुछ करना है। हमेशा से एक ख्वाब था कि क्रिकेटर बनना है। तो 12th पापा के और घर वालों के कहने पे साइंस साइड से किया, बायो से किया, और जब लगा कि 12th के बाद भी क्रिकेट में वो सक्सेस या वो करियर नहीं बन पा रहा, तो उसके बाद ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में नगीना ही कृष्ण गोपाल महाविद्यालय से किया, जो MGP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था। अब जब ग्रेजुएशन हो गया तो वही कि लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ अवेयरनेस, जिस प्लेटफॉर्म को आज आप लोगों ने यहाँ सजाया है और आप लोग आवाम को बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए, हमारे ज़माने में तो हमें पता ही नहीं था कि 12th के बाद क्या क्या हो सकता है। और मुझे ही क्या, मोस्टली मेरे फ्रेंड्स को, हम लोगों को कुछ भी नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं होता था। कोई इस तरह से, वो ज़माना गूगल का भी उतना नहीं था कि लोग सर्च कर पाएँ या हमें पता हो कि मेडिकल में क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत आसानी से उस वक्त MBBS भी रशिया वगैरह से जो हो रहा था, अब्रॉड से हो रहा था, वो बहुत आसान था करना। लेकिन जब अवेयरनेस नहीं थी, तो ग्रेजुएशन के बाद मैं MBA करने के लिए दिल्ली चला गया और दिल्ली में मैंने एक एग्ज़ाम होता है MBA का, वो एग्ज़ाम दिया। उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मेरा सिलेक्शन हुआ, उनमें कुछ पूना की यूनिवर्सिटीज़ थी, बेंगलोर से थी और दिल्ली से थी। तब मैंने एक कॉलेज चुना, IIPM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। कहाँ पर? दिल्ली। और वो कॉलेज ही, मैं कहूँ वैसे तो ख़ुद मेहनत करनी होती है, लेकिन उस कॉलेज ने जो कुछ दिया है, मैं ज़िंदगी भर उसका शुक्रगुजार हूँ। उसके जो ऑनर थे, जो डायरेक्टर हैं मिस्टर अरिंदम चौधरी सर, और उसकी फैकल्टीज़ जैसे रोहित मनचंदा सर, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं। अरिंदम सर को शायद आप जानते हो, पूरा इंडिया उन्हें जानता है। अमिताभ बच्चन जी के साथ उन्होंने एक मूवी बनाई थी द लास्ट ईयर। और उसके अलावा जो रोहित सर हैं, जिनके मैं बता रहा हूँ, जो हमारी एक फैकल्टी थी जिनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। इवन जब मैं गया, क्लासेस मैंने अटेंड की, तो हम इस कंडीशन में भी नहीं थे कि जो क्लासेस हुआ करती थी उन्हें ठीक से अंडरस्टैंड कर पाएँ, समझ पाएँ। तो ये सारा कुछ जो आज सीखा है, कॉर्पोरेट में लगभग 4 साल काम किया, और कॉलेज ने जो एक्सपोजर दिया, आई हैव बीन स्विट्ज़रलैंड, आई हैव बीन टर्की, वो सब एक एक्सपोजर था। मैं यूनाइटेड नेशन जिनेवा गया हूँ स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ एक सेमिनार मुझे मेरे कॉलेज ने अटेंड कराया है। टर्की में गया हूँ, टर्की में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, टर्की में एक हम लोगों का सेमिनार हुआ है। बर्न यूनिवर्सिटी जिनेवा में हम लोगों के प्रोजेक्ट्स हुए हैं। तो ये सारा जो एक्सपोजर था और ये सारा जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है, वो सिर्फ मेरे कॉलेज की ही बदौलत मुझे मिल पाया। और इसके लिए मैं दोबारा से कहूँगा कि नगीना से जा कर के दिल्ली में स्ट्रगल करना, फिर आए तो प्लेसमेंट भी हुआ, कॉलेज से ही बहुत सारे प्लेसमेंट हुए। बहुत असल में प्लेसमेंट डिपेंड ऑन द स्टूडेंट्स एंड द बैकग्राउंड, जो भी हमने पास में किया है, ग्रेजुएशन कैसा है, 12th कैसा है, क्योंकि कंपनीज को सारा कुछ चाहिए होता है
कि परसेंटेज कितनी थी, क्या तो बहुत बड़े बड़े प्लेसमेंट हुए थे मेरे कॉलेज से। मेरा छोटा सा प्लेसमेंट हुआ था, 4.8 के आसपास का मेरा पैकेज गया था। तो ये मेरी थ्रू आउट द जर्नी है। उसके बाद जब 2010-11 तक जॉब की, तब लगने लगा कि बहुत हो गया जॉब का, कुछ अपना इनिशिएटिव लेते हैं। तब मेरे एक पार्टनर जो मेरे रहे हैं एजुकेशन में, मिस्टर अनिल कुमार महेश्वरी, उनका लंदन में बहुत अच्छा टाइप था। लंदन कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी एक कॉलेज था मिड लंदन में। उसके अलावा एक यूनिवर्सिटी है लंदन में, एंजेला रस्किन यूनिवर्सिटी, वो उसके लिए भी काम करते थे। तो महेश्वरी सर ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया और बेसिकली सेक्टर में लाने वाले मुझे महेश्वरी जी हैं। वो FCA हैं, फेलो चार्टेड अकाउंटेंट, और मैं फाइनेंशियल मार्केट में जॉब करता था। जब मैं उनसे मिलता था, सब कुछ होता था, तो बातों ही बातों में उन्होंने मुझे पार्टनरशिप ऑफर कर दी कि लंदन कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी का काम देखना है आपने और इस तरीके से एजुकेशन में कुछ करना है। तो बस ये जर्नी 2011 से एजुकेशन में तब से चलती चली आ रही है। जॉब क्विट कर दी 2011 में। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक पैकेज था। निर्माण बिहार मेट्रो स्टेशन पर हम लोगों का ऑफिस था, और CP में मेरा ऑफिस था। जो मैं जॉब करता था वो सब हमने क्विट की, और फिर एजुकेशन सेक्टर में हमने काम को आगे बढ़ाया। अभी जो आप जॉब कर रहे हैं या जो पार्टनरशिप आपकी फाइनल हुई है, डील हुई है, वो क्या काम करती है? पार्टनरशिप तो नहीं, अब अनिल सर एक्चुअली कुछ मिस हैपनिंग्स की पर्सनल है, उनके साथ कोरोना में हुई हैं। अभी उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, इंडिया में भी बड़ा बिजनेस है, और दिल्ली में बहुत सारे ऑफिसेज हैं, बहुत मशहूर शख्सियत हैं, और फेलो चार्टेड अकाउंटेंट हैं। चार्टेड अकाउंटेंट से भी एक ऊपर आते हैं, और बहुत बड़ा नाम है दिल्ली में अनिल कुमार महेश्वरी जी का। तो उनके साथ था, अभी भी मैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं उनके साथ अभी भी, कभी भी मुझे कुछ करना होता है, मैं जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ। मेरे बिल्कुल एक गार्जियन की तरह, एक बड़े भाई की तरह, वो हमेशा दिल्ली में मेरा सपोर्ट अनिल सर का मेरे साथ बना हुआ है। चलिए नाज़रीन, ये तो हुआ शादाब भाई का इंट्रोडक्शन। अब प्रोग्राम की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। शादाब भाई, आज हमने कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए हैं कि आफ्टर 12th हम अपने बच्चों को गाइडेंस तो प्रोवाइड कराना चाहते हैं कि बहुत से हमारे स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, कुछ मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, कुछ आर्ट साइड स्ट्रीम लेते हैं, कुछ कॉमर्स स्ट्रीम लेते हैं, तो उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो आखिर कौन सी इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन लें, कौन सा एग्ज़ाम दें, उसके रिलेटेड आपसे सवाल करूंगा। मैं चाहूँगा कि आप उस पर बच्चों को क्लैरिफिकेशन। जी, मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा कि मैं मुतमईन कर पाऊँ आपको भी और आपके व्यूअर्स को। चलिए, पहला सवाल आपसे, जो स्टूडेंट 12th कर रहे हैं, चाहे वे किसी भी सब्जेक्ट से हों, आखिर उन्हें किस टाइम और कौन सी क्लास में यह डिसाइड करना चाहिए कि उन्हें आगे चलकर करना क्या है, कौन सी फील्ड में जाना है, कौन सा कोर्स करना है, आखिर सही टाइम क्या होता है? क्योंकि हमने देखा है बहुत से टाइम ऐसा मैंने महसूस किया है कि बच्चे 12th भी कर लेते हैं और ग्रेजुएशन भी चले जाते हैं, लेकिन वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि आखिर हमें करना क्या है। तो आप इसके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए इसमें स्टूडेंट को तो सलाह है ही, लेकिन जो पेरेंट्स आपका ये चैनल देख रहे हैं और अभी सुन रहे हैं, ये पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेरेंट्स को बेसिकली समझ जाना चाहिए कि जब बच्चा 5th स्टैंडर्ड में है या 6th स्टैंडर्ड में है कि उसका इंटरेस्ट है कहाँ है, और अगर वो सोच रहे हैं कि उसे डॉक्टर बनाना है या उसे इंजीनियर बना रहा है, और अगर इंजीनियरिंग करानी है तो वो भी टॉप इंस्टीट्यूशन से करानी है, इंडिया के बड़े नाम में से IIT से करानी है, या गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS कराना है, तो फिर उन्हें तभी बच्चे के लिए सोचना पड़ेगा कि करना क्या है। पहला, उसकी स्कूलिंग का बहुत अच्छे से उस पर तवज्जो देंगे, उसकी स्कूलिंग कैसी चल रही है। अब आता है कि हमें खुद पता चल जाता है कि बेसिकली हमारे जो ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को, या स्कूल में जब रिपोर्ट कार्ड आता है तो समझ में आ जाता है कि बच्चे का रुझान क्या है और बच्चे में कितना पोटेंशियल है काम करने का। बच्चे क्या, अब क्या है कि यहाँ हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि समझ में आ जाए कि देखिए नीट के पैकेजेस, MBBS के पैकेजेस आगे बहुत ज़्यादा हैं, तो उससे बेहतर है कि आजकल क्या हो रहा है कि 8वीं के बाद ही, 8th के बाद ही 9th क्लास से MBBS की तैयारी, नीट की तैयारी शुरू हो जाती है। और बहुत से इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो स्कूलिंग के साथ साथ 9th, 10th, 11th, 12th चारों साल वो नीट की, JEE मेंस की, सबकी प्रिपरेशन बच्चे की 9th से ही लेकर शुरू कर देते हैं। और वो जब 9th से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं बच्चे की, तो बच्चे को आप ये समझिए कि 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड का बच्चा नीट का वही पैटेंट पे पेपर, जिस पेपर पे नीट का पेपर, जिस पैटेंट पे नीट का एग्जाम होना है, उसी पैटेंट पे वो पेपर दे रहा है। 10th स्टैंडर्ड में जब है तभी दे रहा है, 9th में है तभी दे रहा है, क्योंकि नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 9th, 10th, 11th, 12th कंबाइन करके आते हैं। तो वो जब हैबिचुअल हो जाएगा और उसे पता है कि उसका एम
4 साल बाद उसने 9th में एडमिशन लिया है, 4 साल बाद नीट देना उसका एम है, वो उसका गोल है, वो वही टारगेट करना है उसे। तो मैं उसका एक एग्जांपल भी दूंगा आपको। आपने एक बच्चे का नाम सुना होगा जिसने 2 साल पहले तकरीबन नीट को टॉप किया था, शुएब आफ्ताब नाम था उसका। इस बच्चे का, ये शायद झारखंड या छत्तीसगढ़ से कहीं से बिलोंग करते थे, हाँ, तो 8th क्लास से ही लोग कोटा आ गए थे। उनके फादर का इलेक्ट्रिक का बिजनेस था, मैंने जैसा पढ़ा है, और उनकी मदर कोटा आके शिफ्ट हो गई अपने बच्चों को लेकर के, और 9th क्लास से ही उन लोगों ने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। 9, 10, 11, 12 करते ही 720 मार्क्स का पेपर होता है नीट का। आप गूगल सर्च करिएगा, 720 में से 720 ही नंबर लाया बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में। बहुत बढ़िया। तो ये क्या है कि ये अब आजकल पेरेंट्स भी स्मार्ट हैं, बच्चे भी स्मार्ट हो रहे हैं, तो उन्हें सोचना वैसे ही चाहिए कि 9th से ही हम बच्चे को वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा दें। और अगर कैपेसिटी नहीं है बाहर भेजने की तो ऑनलाइन ज्वाइन करा दें, लेकिन उसके जहन में डाल दें कि तुम्हें 4 साल बाद यू हैव टू क्रैक दिस एग्जाम। यस, तो आपने करना है तो फिर उसकी तैयारी पहले से ही माइंड सेट करना पड़ेगा। अभी लेकर चलें। लिए बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। आजकल हमने अक्सर स्टूडेंट को कहते हुए सुना है कि मुझे जेईई का एग्ज़ाम देना है, मुझे एनईटी का एग्ज़ाम देना है, और आजकल के स्टूडेंट्स तो जानते हैं, लेकिन बहुत से पेरेंट्स जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बच्चे उनके पढ़ लिख लिए, लेकिन वो नहीं जानते कि जेईई क्या है, नीट क्या है। तो मैं आपसे चाहूँगा आप पहले क्लियर करें हमारे पेरेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी कि आखिर जेईई में और नीट में क्या डिफरेंसेस है। देखिए, जो स्टूडेंट्स अपना करियर मेडिकल सेक्टर में बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट का हमारे एग्ज़ाम है वो नीट का एग्ज़ाम उन्हें क्लियर करना होगा। ये 720 नंबर का पेपर होता है, इसमें माइनस मार्किंग भी होता है। अगर आप 600 अबव नंबर लेकर आ रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं एमबीबीएस के लिए भी, गवर्नमेंट सेक्टर में। आप एलिजिबल वैसे हो जाते हैं, जनरल, ओबीसी और एससी की अलग अलग मेरिट निकलती हैं। उसमें क्या है कि वो डिपेंड करता है मेरिट कट ऑफ के अकॉर्डिंग, जब मेरिट निकलेगी कि कितने मार्क्स पर इस बार क्लियर हो रहा है। जैसे लास्ट ईयर 113 के आसपास जनरल का था, और शायद 104 बार के 104 या 105 के आसपास ओबीसी का था, और 94 के आसपास एससी का जाता था। तो वो डिपेंड करता है हर बार के कितने नंबर आ रहे हैं, कितना रेशो है बच्चों का क्लियर करने का। तो नीट का हो गया, नीट बेसिकली बीएमएस, बीयूएमएस, बीडीएस, बीएचएमएस और एमबीबीएस। इसमें एडमिशन लेने के लिए बच्चे को नीट क्लियर स्टूडेंट को करना ही पड़ेगा। और जेईई का जो ताल्लुक है वो इंजीनियरिंग से होता है। इंजीनियरिंग अगर बच्चे को करनी है, इंजीनियर बनना है, तो उसे जेईई का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। जेईई में 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक मेंस का होता है और एक उनका जो एग्ज़ाम होता है वो एडवांस होता है। मेंस जो बच्चे क्लियर करते हैं, उसके बाद उनमें से सिलेक्टिव 1.5 लाख के आसपास स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एडवांस का एग्ज़ाम देना होता है। अब उसमें वही होता है कि जैसी रैंक आएगी वैसा ही कॉलेज मिलेगा। वही नीट के साथ है कि जैसी रैंक आएगी वैसा ही कॉलेज मिलेगा। तो ये फ़र्क है कि अगर आप इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं तो जेईई मेंस में जाना है, और नीट का मतलब है कि मेडिकल से रिलेटेड है सारा। 12th के बाद मेडिकल में जाने वाले बच्चों को आखिर क्या करना चाहिए? ये तो नीट ही करना हो चाहिए ऑफकोर्स। हाँ, नीट का एग्ज़ाम नहीं, ऐसा नहीं मेडिकल खाली नीट ही नहीं है। जो बच्चे मेडिकल में अपना करियर बनाना चाहते हैं और वो नीट में नहीं कर पाए कुछ, तो बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं जो इक्विवेलेंट टू डॉक्टर्स ही कहलाते हैं। आप अगर जी, बहुत सारे हैं, मैं अभी वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसमें लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं मार्केट में, जिनके बाद आप अपना करियर मेडिकल सेक्टर में बहुत अच्छा बना सकते हैं। जैसे आप नीट नहीं क्लियर कर पाए या नीट नहीं दे रहे, या फिर आप पेरेंट्स की कैपेसिटी उतनी नहीं है कि वो बच्चे को इतने महंगे इंस्टीट्यूशंस में बीएमएस या एमबीबीएस वगैरह करा पाए, तो छोटे से प्रोग्राम्स हैं। जैसे पैरामेडिकल प्रोग्राम में आता है, एक प्रोग्राम होता है बीपीटी, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। आपने नजीबाबाद में भी सेंटर्स देखे होंगे, पूरे प्रदेश में और हर जगह देखे होंगे। फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो बिना मेडिसिन के ट्रीटमेंट करते हैं। अब विदाउट मेडिसिन जो ट्रीटमेंट होता है वो थेरेपीज़ के थ्रू होता है। उसमें अलग अलग तरह की उनकी थेरेपीज़ होती हैं जिससे वो पेशेंट को रिलीफ पहुंचाने का काम करते हैं। अब आज के इस दौर में आप शायद ही, मेरे हिसाब से 90% फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनमें महिलाओं में तो खुसूसन कहीं जोड़ों में दर्द है, कहीं स्पाइन में कुछ हो गया है, कहीं कोहनी में दर्द है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। तो एक तो वो हो गया।
उसके लिए फिजियोथेरेपी ही एक ट्रीटमेंट है, क्योंकि आप जितना एलोपैथिक दवाइयों पर जाएंगे उतना आपके और बॉडी के ऑर्गन डिस्टर्ब हो सकते हैं। अब इसी में हम अपना दूसरी जगह करियर बना सकते हैं। आप क्रिकेट देखते होंगे, आईपीएल देखते हैं, आईपीएल में देखते हैं या क्रिकेट में कभी भी आप देखेंगे चोट लग गई, एक डॉक्टर भागा हुआ आ रहा है ग्राउंड पे, वो फिजियोथेरेपिस्ट ही होता है। इसी तरह से जितनी प्रीमियम लीग शुरू हुई है, फुटबॉल लीग हो गया, कबड्डी लीग हो गया, क्रिकेट आईपीएल वगैरह हो गया, तो इन सब में जो सिलेक्शन होता है वो फिजियोथेरेपी डॉक्टर का ही होता है। तो इसमें बड़ी अच्छी सैलरी मिलती है, रेपुटेड हो जाता है बंदा, वेल रिकॉग्नाइज हो जाता है, उसके रिलेशन बड़े ऊपर लेवल पर बन जाते हैं। फिर जो ये इक्विपमेंट होते हैं, आपने देखा होगा किसी का एक्सीडेंट हो गया या फिर जो बुजुर्ग हैं उनके लिए बहुत सारे वॉकर हो गए हैं और चीज़ें हो गई, जो नी कैप हो गए, तो इसकी जो मैनेजमेंट को, मार्केटिंग को चलाने के लिए भी फिजियोथेरेपिस्ट होता है। उनमें गल्फ में, यूएस में बड़े तगड़े तगड़े पैकेज हैं। मतलब आप समझिए कि जो आईआईटी के इंजीनियर्स का पैकेज है वो बीपीटी का बाहर पैकेज हो जाता है। और फिर बीपीटी के बाद, बीपीटी में इतना स्कोप है कि बीपीटी के बाद अगर कोई एमपीटी करता है तो एमपीटी में भी स्पेशलाइजेशन बिल्कुल ऐसे ही स्पेशलाइजेशन है जैसे एमडी एमएस में होती है। एमपीटी न्यूरो कर सकते हैं, यानी कि दिमाग का डॉक्टर हो गया। एमपीटी कार्डियो कर सकते हैं, यानी कि हार्ट का डॉक्टर हो गया। एमपीटी गाइनो कर सकते हैं, जो लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपीटी गाइनो अगर आप किसी बच्चे को कराते हैं तो एमपीटी गाइनो के बाद यानी कि वो बच्ची जो है, वो जो भी डॉक्टर बन रही है, वो गाइनो की तरह काम करेगी और प्रेग्नेंट लेडीज को देखेगी। इसी तरह से कार्डियो मैंने आपको बता दिया, ऑर्थो में होता है। तो बहुत सारा स्कोप है आगे बीपीटी के लिए भी। और एक कोर्स और आपको बता रहा हूं यहीं, एमआरआईटी, ये एक्सरे टेक्नीशियंस इसमें आते हैं, एमआरआई वगैरह इसमें आते हैं। ये सारे बड़ा अच्छा कोर्स है। ये भी बीएससी होती है एमआरआईटी में। इसके बाद आप किसी भी जो एमडी रेडियोलॉजी डॉक्टर है उसके साथ काम कर सकते हैं और आप बहुत आगे जा सकते हैं। इसके अलावा ऑप्टीमेट्री एक कोर्स है। ऑप्टीमेट्री बीएससी करने के बाद आप नॉर्मली कहीं पे भी अपना छोटा सा क्लिनिक का सेटअप डाल करके और आई टेस्टिंग, आंखों के चश्मे बनाना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और एमएलटी तो आपको पता ही है, होगा, सभी लोग जानते हैं, एमएलटी का तो बहुत क्रेज है, जगह जगह लैब टेक्नीशियंस खुले हुए हैं। ये हो गया। तो इसमें बहुत है। नर्सिंग के बारे में मैं आपको बताऊं, नर्सिंग का बहुत क्रेज है। जेएनएम, एएनएम नर्सिंग में बड़े अच्छे अच्छे पैकेजेस जाते हैं। तो ये सारा कुछ ऐसा है कि बिना नीट के ही हो रहा है। तो अभी ये जरूरी नहीं कि नीट ही करें तभी मेडिकल में कुछ करेंगे। विदाउट नीट भी बहुत सारे ऑप्शन है और बड़े अच्छे ऑप्शन हैं। चलिए, नीट की कोचिंग की फीस कितनी है और ये कितने साल का होता है? और नीट में कितने नंबर आने पर लगभग सरकारी कॉलेज मिलता है? देखिए, नीट की कोचिंग अगेन डिपेंड करता है कि पेरेंट्स का पॉकेट क्या अलाउ करता है और वो किस लोकेशन पे कोचिंग कराना चाहते हैं। जैसे कोटा फैक्ट्री, सबको पता है कि कोटा में नीट का सब कुछ है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। रिजल्ट कितना है वो मैटर करता है जी। मैं ज़्यादा दूर ना जा करके बहुत छोटा सा आपको एक बता रहा हूँ कि अभी कल ही का मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है, हिंदुस्तान टाइम में था। बच्चा इतना हो गया, खैर वो इस मंच से कहना, लेकिन फिर भी अपनी बच्चियों को भेजने से पहले या बच्चों को भेजने से पहले कोटा भेजें या कहीं भेजें तो ये ध्यान भी रखें कि वो कर क्या रहे हैं। देखिए, पेरेंट्स का क्या होता है कि पेरेंट्स ने पैसा दिया, कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, और वो बेफिक्र हो गए कि बच्चे को मैंने कोटा भेज दिया या दिल्ली भेज दिया, देहरादून भेज दिया, अब वो पढ़ रहा होगा। बस यही गलती है। बेसिकली पेरेंट्स को बच्चे की हर एक्टिविटी को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर वो वाकई कोचिंग कराने में सीरियस है तो, या कहीं भी कोई पढ़ाई करा रहे हैं, इंजीनियरिंग करा रहे हैं, कुछ भी कराएंगे, वो रिजल्ट बहुत खराब है आगे। अब वो माहौल नहीं है मेट्रो सिटीज का भी जहां पे आप बच्चों को फ्रीली छोड़ सकते हैं। आप फैकल्टी के भी टच में रहें, बच्चे को वीडियो कॉल करके चेक करें तुम कहाँ हो, पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, फैकल्टी से इंटरेक्शन रखें उनकी, तभी जाके कोई रिजल्ट आता है। क्योंकि कोचिंग की फीसेज इतनी ज़्यादा हैं और कम बजट में भी कोचिंग है, और घर से भी कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो कोचिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। ऑनलाइन कोचिंग की जा सकती है। तो फीस आप समझिए कि 2.5 लाख रुपए भी है और 50,000 रुपए भी है। और 50,000 रुपए में जो बच्चा कोचिंग कर रहा है वो भी 600 नंबर ला रहा है, 650 नंबर ला रहा है, और 2.5 लाख रुपए जो इन्वेस्ट कर रहा है वो 80 नंबर ला रहा है और वो क्रैक भी नहीं कर पा रहा है। ऐसे भी बच्चे हैं। तो ये डिपेंड करता है पेरेंट्स की तवज्जो पे, बच्चे के पोटेंशियल पे कि क्या चाह रहा है वो। बाकी पैसों से ना कोचिंग का कोई ताल्लुक है कि कितना फीस होगा या क्या होगा। बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, पेरेंट्स की उस पर कितनी तवज्जो है, कितना पेरेंट्स उसका ख्याल रख रहे हैं कि वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, वो मैटर करता है। 5,000 6,000 में भी कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। नहीं, मेरा पूछने का मकसद ये है कि मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट नीट क्लियर नहीं कर पाता, हाँ,
और उसके पेरेंट्स से प्राइवेट किसी कॉलेज से MBBS कराना चाहें तो उसके लिए कितना खर्च होगा? देखिए, ये पॉसिबल ही possibly नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और अगर ये कोई कराने को कह रहा है कि कोई करा सकता है, मैं इस बारे में दो चीज़ें क्लियर कर दूं, क्योंकि सभी लोगों को ये शायद ज़रूरी है बताना कि एक तो विदाउट नीट जो भी आपसे कहता है कि BUMS, BAMS, BHMS, BDS या MBBS NRI को छोड़ के एडमिशन हो सकता है, तो वो आपके साथ गलत कर रहा है। उसका रीज़न है कि वो आज आपका इंस्टीट्यूट में किसी एडमिशन करा देगा। MBBS में तो खैर हो नहीं सकता, क्योंकि काउंसलिंग जब होगी तो फिर कैसे हो जाएगा, क्लियर ही नहीं है। तो और जो कर रहे हैं BUMS वगैरह में कराने की बात कह रहे हैं कि हम करा देंगे, तो होता क्या है कि वो आज तो करा देंगे एडमिशन, एग्जाम भी दे देंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जब से नीट अलाउ किया है कि नीट होना मस्ट है, जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो वो उनसे जब एक डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा कि नीट क्लियर दिखाइए अपना, वो नीट क्लियर दिखा नहीं पाएंगे। तो इंडिया तो छोड़िए, एब्रॉड से भी MBBS अगर करना है तो नीट क्लियर होना ही होना है। अगर नीट क्लियर नहीं है तो कोई ताकत नहीं कि एडमिशन हो जाए। नहीं, मैंने अक्सर सुना है और देखा है कि जो नीट का एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, और किसी वजह से 600 नंबर नहीं आए, 500 आए, अच्छा, तो उस कंडीशन में प्राइवेट कॉलेज, वो कंडीशन आपकी ये क्वेश्चन। अच्छा, मैं कह रहा था, आपने कहा क्लियर करना, तो नीट क्लियर करने का मतलब होता है कि नीट जब क्लियर हो रहा है तो वो 108-10 नंबर पे ही क्लियर हो जाता है नीट, ठीक है। और जो 120-25 नंबर लेके आ रहा है उसके लिए भी MBBS करने का ऑप्शन है, और जो 500 नंबर ला रहा है उसके लिए भी MBBS करने का ऑप्शन है, ठीक, दोनों लोगों के लिए ऑप्शन है। बस फर्क क्या पड़ता है कि MBBS में क्या होता है कि MBBS के लिए ना कॉलेजेस का क्राइटेरिया 1,08,000 के आसपास लगभग इंडिया में सीट्स हैं, जिसमें मोर देन 50,000 सीट्स जो हैं वो गवर्नमेंट और उतनी ही लगभग प्राइवेट है। तो जो गवर्नमेंट सीट्स हैं उनका फीस स्ट्रक्चर बहुत कम रहता है, वो 20-25 हज़ार से लाख रुपए के अंदर रहता है, जिसमें रहना खाना सब कुछ इंक्लूड हो जाता है जी। और जो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस है वो कम से कम 6 लाख रुपए से शुरू होती है, 6.5 लाख रुपए से शुरू होती है, और 25, 26, 27 लाख रुपए तक भी जाती है पर ईयर, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। ऐसे ऐसे भी हमारे यहाँ पर है इंडिया में जहाँ 3-4 लाख रुपए साल का सिर्फ हॉस्टल होता है जी, ऐसे भी हैं हमारे यहाँ। तो जी जी, तो ये कहना कि फीस कितना हो, सॉरी एडमिशन कैसे होगा, तो जो क्लियर नहीं करेंगे नीट उनका तो एडमिशन होगा ही नहीं। और एक चीज और, जैसे आपने कहा अभी कि एडमिशन होगा कैसे, तो इसके लिए भी जरूरी है जो भी एडमिशन लेना चाह रहा है जब वो नीट क्लियर कर ले तो काउंसलिंग कराना मस्ट है। अगर काउंसलिंग नहीं कराते और बच्चे ने काउंसलिंग में अटेम्प्ट नहीं की काउंसलिंग, तो फिर एडमिशन नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा कहीं भी। उसका रीजन है कि आप काउंसलिंग में पहले अपीयर हो और उसके बाद डिसाइड होगी सारी चीजें। तो ये बीच में ये क्वेश्चन आपका नहीं है, लेकिन मैं बता दूं व्यूवर्स को कि जो लोग ये कहते हैं कि बिना काउंसलिंग ज्वाइन किए एडमिशन हो सकता है, तो वो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, कभी नहीं हो सकता। ऐसे लोगों से बच के रहें। और कोई कहता है कि हम इसमें कुछ मैनेज करा देंगे या चीज़ों को हम ऐसा है कि आपके नंबर कम है हम कुछ प्रोवाइड करा देंगे, तो ये भी सब बकवास की बातें हैं, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन चल रही हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि कोई कुछ करा पाए। तो बेहतर है कि काउंसलिंग को प्रॉपर फॉलो करें और लास्ट तक फॉलो करें, सीट्स मिल जाती हैं। अभी आपको बताऊं, इंडिया के अंदर, हमारे यहाँ कर्नाटका के अंदर, उत्तर प्रदेश, इवन आपके पास में ही मेरठ के अंदर बहुत सारी पिछले साल की सीटें अभी भी खाली हैं MBBS की, जो बच्चों को एडमिशन नहीं लिया बच्चों ने क्योंकि उन्होंने काउंसलिंग ही नहीं की। हमारे इंडिया में जो सबसे, मान लीजिए अगर कोई बच्चा क्लियर नहीं कर पाता नीट, काउंसलिंग उसने अटेंड की, लेकिन जो उसका बजट ज़्यादा नहीं है, तो सबसे कम लो बजट वाला कौन सा इंस्टीट्यूट है जहाँ से MBBS पॉसिबल है? लो बजट वाला प्राइवेट में जी, प्राइवेट में तो अपने आसपास अगर हम देखें, अपने प्रदेश की बात देखें, तो हमारे यहाँ सरस्वती एक है हापुड़ में। हाँ, ये 60-65 लाख रुपए के अंदर हो जाता है लो बजट में, 60-65 लाख। जी 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 जी। और फिर सेमी गवर्नमेंट में कुछ कॉलेजेस आते हैं, लेकिन वो बहुत ऊपर कट ऑफ जाती है, बिल्कुल गवर्नमेंट वाली बात है। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, होता क्या है कि जिनके 400 नंबर आ गए, उन्हें ये लग रहा है, वो 2-3 साल से कोशिश कर रहे हैं कि 400 नंबर हैं, 450 नंबर हैं, तो उन्हें डर रहता है कि पैकेज ज़्यादा है। अगर 50-60 लाख में MBBS हो रहा है तो मेरे हिसाब से वो पैकेज ज़्यादा नहीं है। और बच्चे को जिन्होंने 3-4 साल कोचिंग पे लगवा दिया, उसका रीज़न ये है कि MBBS के लिए ना बैंक लोन बहुत इजीली प्रोवाइड करा देते हैं, और MBBS जो डॉक्टर बनता है
वो करने के बाद में सैलरी भी आपको पता है, सभी को पता है कि अच्छी सैलरी जाती है। और एमबीबीएस की अभी कितनी ज़रूरत है, खुद भी कहीं भी क्लिनिक खोल के बैठ जाए तो वो अपना लोन इजीली उतार सकता है। के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए किसी ने अच्छे इंस्टीट्यूट से, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, एमबीबीएस क्लियर कर लिया तो स्टार्टिंग सैलरी लगभग कितनी? लाख से तो कम जाने का मतलब ही नहीं है। नियर अबाउट 1 लाख से 1 लाख से तो ऑलमोस्ट, अगर छोटी सी भी जगह में आएगी तो लाख 1.5 लाख रुपए मेरे हिसाब से बिजनौर जैसी जगह में भी मिल जाएंगे। और अगर अपोलो मिल जाए या बड़े जो ब्रांड है उनमें मिल जाए तो बहुत ज़्यादा सैलरी होती है। सेफ है, मतलब लोन लेना कोई दिक्कत की बात नहीं है एमबीबीएस के लिए। बहुत से बच्चे बहुत हाई आईक्यू लेवल के होते हैं, उन्हें बहुत से वो अपने आप में महसूस करते हैं, उनके पेरेंट्स भी महसूस करते हैं कि इन्हें कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे स्टूडेंट घर पर ही पढ़ना चाहें, कोई कोचिंग ना ले जाना चाहें, तो आखिर उन्हें कितने घंटे पढ़ना चाहिए स्टडी करने के लिए? क्या उनकी रूपरेखा होनी चाहिए? इसमें तो देखिए 24 घंटे हैं पास में। अब ये तो अपना टाइम शेड्यूल बनाने का है। किसी को जो मुझे लगता है उनको करना ये चाहिए कि उसे इसे डिवाइड कर लेना चाहिए। एक तो जो सोने का वक्त है वो 10 बजे के बाद मेरे ख्याल से सो जाना चाहिए रात में। और जिस वक्त हमारे यहाँ या हमारे बहुसंख्यक समाज में भी जो मंदिर जाने का टाइम होता है, हमारे यहाँ जो अजान का टाइम होता है, उस वक्त उठ करके उन्हें फिर स्टडी या जो भी कुछ करना है उन्हें वहाँ से शुरू करना चाहिए। लेकिन जो वक्त वो निकाल रहे हैं सोने का 8 घंटा, 6-8 घंटा सोने का निकालना है। और मेरा ये पर्सनली मानना है कम से कम 4-5 घंटे एंटरटेनमेंट, चाहे वो मूवीज़ देखें, ये मेरा मानना है। हो सकता है मुझे कुछ पेरेंट्स मेरी बात को ना सही लगे, चाहे उन्हें मूवी का शौक हो मूवी, क्रिकेट का शौक है क्रिकेट। अगर वो 4-5 घंटे नहीं कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से फिर वो अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। वो ज़रूर करें, तो अपना फ्रेंड सर्किल भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड सर्किल वो ज्वाइन करें जो उनसे मुताल्लिक हो। वो फ्रेंड सर्किल ना ज्वाइन करें कि उन्हें तो जाना है मेडिकल पे और दूसरा जो बंदा है उसे जाना है टिकटॉक पे वीडियोस बनानी है, क्या करना है, वो काम ना करें। जाना है तो उसी लाइन के बच्चे को वहीं ज्वाइन करें और काम करें। चलिए, ये तो बात हो गई एमबीबीएस की, लेकिन मेडिकल फील्ड में ही 1-2 कोर्सेज और हमने सुने हैं, बीएएमएस और बी फार्मा। ये छोटे से जो कोर्सेज हैं लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। इन कोर्स को करने के लिए स्टूडेंट को आखिर क्या करना चाहिए? जी मैं बताता हूं। और इनका क्या खर्च है? जी खर्च इसमें ऐसा है कि बी फार्मा का जो खर्च है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एमबीबीएस का। मैंने आपको बताया कि 50-60 हज़ार रुपये से फ़ीस शुरू होती है और 2-2.5-3 लाख रुपए साल तक की फ़ीस के कॉलेजेस हैं बी फार्मा की। बी फार्मा जो बच्चे करना चाहते हैं बी फार्मा करें, अच्छी जगह से करें, एक्सपोजर वाली जगह से करें। पहले देख लें कि फैकल्टी कैसी है पढ़ाने वाली, लैब है या नहीं है कॉलेजेस में। अगर आप किसी सिर्फ नाम देख के कॉलेज में, भाई पास तो हो जाएंगे, पढ़ेंगे, हर जगह मॉडल पेपर्स हैं और चीज़ें हैं, उनसे पढ़ के बच्चा पास हो जाता है, लेकिन प्रॉपर लैब है या नहीं है, फैकल्टी कैसी है। ऐसा है, हमने कुछ कॉलेज इंस्टीट्यूशंस देखे हैं जहाँ पे फैकल्टी होती नहीं, तो जो 4th ईयर का बच्चा है वो 1st ईयर को पढ़ा रहा है और जो 3rd ईयर का बच्चा है वो भी 1st ईयर को पढ़ा रहा है, तो वो गलत है। फिर वो बच्चा क्या करता है, फिर वो आप देखते होंगे डॉक्टर्स के पास जो एमआर आते हैं ना, वो फार्मा वाले ही होते हैं, बी फार्मा होते हैं। लेकिन बी फार्मा का आपने जिक्र किया है तो मैं एक बहुत अच्छा कोर्स बता देता हूँ, फॉर्म डी। शायद नाम सुना हो, डॉक्टर साहब सुना है नाम, फॉर्म डी? फॉर्म डी डॉक्टरेट इन फार्मेसी। डी फार्मा होता है 2 साल का, बी फार्मा होता है 4 साल का और फॉर्म डी होता है 6 साल का। और फॉर्म डी का जो एडवांटेज है वो यह है कि अगर आप डॉक्टरेट इन फार्मेसी होना चाहते हैं तो आपको पहले 4 साल का बी फार्मा करना पड़ेगा, फिर एमटेक करना पड़ेगा, फिर पीएचडी करना पड़ेगा, तब जाके आप डॉक्टर लगा सकते हैं। फॉर्म डी करने के बाद आप नाम के पीछे पहले ही डॉक्टर लग रहा है आपकी, इधर आपने फॉर्म डी कंप्लीट किया, उधर आपका हो जाएगा। दूसरा इसमें क्या है कि 5 साल का तो कॉलेज है और 1 साल किसी हॉस्पिटल में किसी एमएस या एमडी डॉक्टर के साथ प्रैक्टिस है। इसमें अभी ऐसा सर्कुलर मेरे सुनने में आ रहा है, आई एम नॉट श्योर 100% कि ऐसा है, लेकिन ऐसा है शायद कि जो ये फॉर्म डी का कंप्लीट करेंगे वो अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं और एज ए डॉक्टर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तो मुझे क्लियर है कि वो एलिजिबल है, ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब के लिए भी एलिजिबल है, वो उसका इंटरव्यू वगैरह देके या टेस्ट वगैरह देके क्लियर कर सकते हैं और वो डॉक्टरेट इन फार्मेसी हो जाते हैं। तो ये एक बहुत शानदार कोर्स है और इसकी इंडिया में भी और अब्रॉड में तो बहुत ही ज़बरदस्त डिमांड है। इंडिया में भी जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो फॉर्म डी को हाथों हाथ ले रहे हैं, तो फॉर्म डी की तरफ जाना चाहिए बच्चों को। बी फार्मा और डी फार्मा अगर वो कर ही रहे हैं, थोड़ा सा उनके पास टाइम और पैसा है, तो फॉर्म डी की तरफ जाएं। अब बीएमएस पे मैं बात करता हूँ आपको, जो बीएमएस कर रहे हैं।
BMS में रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने कुछ सर्जरीज अलाउ कर दी हैं कि BMS का बंदा अब सर्जरी भी कर सकता है, लेकिन BMS का जो पैकेज है ना, गवर्नमेंट मिल रहा है तो गवर्नमेंट का वही सीन है कि रैंक अच्छी होनी चाहिए, 500 नंबर हो, 490, 550, उस नंबर पे जाके BMS कॉलेज मिलता है गवर्नमेंट में। अब आ जाइए कि BMS करें या फिर MBBS अब्रॉड कर लें, क्योंकि कुछ कॉलेजेस हैं इंडिया में जिनका जो BMS का पैकेज है वो 20-25 लाख रुपए जाके बैठ रहा है। तो अगर बच्चा 20-25 लाख रुपए BMS में खर्च कर रहा है तो 20-25 लाख रुपए में वो अब्रॉड से MBBS कर ले। लेकिन वो शादाब भाई, सुनने में ये भी आया है कि जो बच्चे बाहर से MBBS करते हैं उनको वो रेस्पेक्ट यहाँ नहीं मिल पाती इंडिया में कि ये तो बाहर से। इसमें मैं जरूर आपके 4-5 मिनट लूंगा। ऐसा होता है, मैं बता देता हूँ कि ये पहले वो था कि ये नीट का एग्जाम भी नहीं था, और एक कॉन्सेप्ट था कि भैया कोई किसान का बेटा है या फिर जिसके पापा ने प्रॉपर्टी वगैरह कुछ सेल की या कुछ भी उसके पास पैसा है, उन्होंने फ्लाइट के टिकट कराए, रशिया या किसी भी बाहर की कंट्री भेजा, MBBS कराया। बच्चे में पोटेंशियल तो था नहीं डी फार्मा करने का भी, और बच्चे को भेज दिया गया MBBS अब्रॉड करने के लिए। तो उसके साथ दिक्कत ये हो जाती है कि वो आके इंडिया में उसे एग्जाम क्लियर करना है, तो उसमें तो पोटेंशियल डी फार्मा का भी नहीं था और उसे करा दिया गया MBBS। नहीं, ऐसा मैंने पढ़ा है। नहीं, अब मैं बता रहा हूँ उसके लिए क्या हुआ है। 90% बच्चे वो एग्जाम क्लियर ही नहीं कर पाए। नहीं, मैं बता 90 तो नहीं, ऐसा नहीं है। अब क्या हुआ है, अब उसके साथ क्या हुआ है कि उस FMG की ना कोचिंग शुरू हो गई है। पहले उतनी चीजें एडवांस नहीं थी, अब उसकी भी कोचिंग शुरू हो गई है। और अब क्या है, अब ये नीट बन गया है, यानी कि बच्चा पहले पढ़ेगा ही पढ़ेगा, जब वो इस लायक हो जाएगा ना तभी वो अब्रॉड MBBS के लिए भी नीट क्लियर करना जरूरी है। अच्छा, नीट ऐसे नहीं जा सकते आप, पहले नीट क्लियर करें तभी अब्रॉड जाएंगे। और अब्रॉड का जो MBBS है, मैं आपको बताऊं, जो MBBS हम इंडिया से 1.5 करोड़ या जिसकी फीस बहुत ज़्यादा है, मतलब बड़े हाई लेवल का कॉलेज है जिसमें 3-4 लाख रुपए साल का जहां हॉस्टल का खर्च है, उस जैसे कॉलेज का जो खर्च आता है अब्रॉड में वो 20-25 लाख रुपए साल में कंप्लीट हो जाता है। और वो इतना शानदार यूनिवर्सिटी होती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इसका खर्च थोड़ा सा ज़्यादा है। एक यूनिवर्सिटी है कायरा यूनिवर्सिटी, इजिप्ट में। इसकी जो वर्ल्ड रैंकिंग है, वर्ल्ड रैंकिंग हमारे यहाँ इंडिया में एम्स से टॉप कुछ भी नहीं है, वो कभी कभी एम्स से ऊपर हो जाती है, और इक्विवेलेंट टू एम्स तो है ही, इक्विवेलेंट टू एम्स तो है ही। अलेक्जेंडर यूनिवर्सिटी वो भी इजिप्ट में है, वो भी इक्विवेलेंट टू एम्स ही है। तो ये इतने पता 10,000 पेशेंट पर डे का फुटफॉल है कायरा यूनिवर्सिटी में। और यूनिवर्सिटी को आप अगर देख लें एक बार तो शायद लगेगा कि हमारे यहाँ कोई है ही नहीं ऐसी यूनिवर्सिटी। तो जहां बच्चों के 200-250 नंबर आ रहे हैं तो वो फिर क्यों, क्या फायदा उन्हें यहाँ पे इतना पैसा देने पे। तो कायरा जिस यूनिवर्सिटी का आपने भी जिक्र किया, कायरा यूनिवर्सिटी, वहाँ MBBS का लगभग कितना खर्च है? कायरा में तो 40 के प्लस जाएगा खर्च। लेकिन मैं एक यूनिवर्सिटी बता रहा हूँ जो उज्बेकिस्तान में है यूनिवर्सिटी, समरकंद यूनिवर्सिटी है, समरकंद यूनिवर्सिटी है, ताशकंद यूनिवर्सिटी है। ये वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं और इनका जो खर्च है वो 20-25-26 लाख रुपए के आसपास आ जाता है। तो बाहर अगर चाहे बच्चा और उसे यहाँ 2-3 साल हो गए हैं परेशान होते हुए, तो वो परेशान ना हो, क्योंकि अब आपने जो कहा ना कि एग्जाम है, ये भी सुनने में आ रहा है और NMC की शायद गाइडलाइन है कि अब जो हमारे यहाँ इंडिया से भी बच्चे कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर 100% अबाउट इट, लेकिन ऐसा है कि वो बच्चे भी नेक्स्ट का एग्जाम देंगे। और एक एग्जाम कर दिया गया है नेक्स्ट का, जो इंडिया से भी बच्चों को देना है, जो यहाँ से MBBS कर रहे हैं, और जो बाहर से आ रहे हैं उन्हें भी देना है। तो दोनों को ही देना है अब एग्जाम। तो ऐसा है कि अब बाहर जाने में, बाहर भेजने में बच्चे को कोई दिक्कत की बात नहीं है। बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। आप बांग्लादेश की बात करें, बहुत अच्छा MBBS है बांग्लादेश का भी। बांग्लादेश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ क्या होता है कि OPD करने का भी बड़ा मौका मिल जाता है। इसी तरीके से जॉर्जिया का MBBS बहुत अच्छा है, और जॉर्जिया में आप समझिए कि बिल्कुल यूरोपियन कल्चर, सारी वही चीज़ें हैं। फिलीपींस का MBBS बहुत अच्छा है। फिलीपींस पूरा USA का, अमेरिका का जो एजुकेशन सिस्टम है और जो करिकुलम है वही फिलीपींस फॉलो करता है। तो ये कंट्रीज़ हैं जहाँ से बच्चा पढ़े तो वो अच्छा पैकेज भी ले, अच्छा मतलब MBBS भी अच्छा कर सकता है और यूरोपियन कंट्रीज़ में जॉब भी कर सकता है। स्पेन से कोई अगर करना चाहे, स्पेन एक बड़ी कंट्री है, स्पेन से करने के बाद पूरे यूरोप में जो स्पेन का लाइसेंस होता है, पूरे यूरोप में डॉक्टरी करने का या जॉब करने का या क्लिनिक करने का लाइसेंस मिल जाता है स्पेन से करने के बाद। तो स्पेन भी जाया जा सकता है। तो बहुत सारे ऑप्शन है, इसलिए घबराएं ना बच्चा, और वो कोशिश करें कि अगर नहीं क्लियर हो पा रहा, वैसे पहले अपना एफर्ट दें, कोशिश करें कि गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया में मिल जाए, अच्छा कॉलेज मिल जाए। अगर नहीं मिलता तो नर्वस ना हो, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है आफ्ताब सर, कि बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं।
अक्सर सुनने में आता है। जी, बाज़ा बच्चा तो जो 10th ही नहीं कर पाता, हम पढ़ते रहते हैं कि क्या हुआ, उसी में उसने बेचारे ने ऐसा कर लिया। तो बिल्कुल ना घबराएं, ना पेरेंट्स कोई एक्स्ट्रा प्रेशर बच्चों पे डालें, क्योंकि ऑप्शंस बहुत हैं। एमबीबीएस के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, और एमबीबीएस में भी अब्रॉड अगर बच्चा जाना चाहता है तो बहुत ऑप्शन है। और अब जब बात आई रही थी, आपने क्लियर करने वाली बात कही, मैं नाइटौर के एक बच्चे के बारे में बता रहा हूँ। मंसूरी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, रईस भाई हैं नाइटौर में, और बड़ी मुबारकबाद उन्हें देना चाहता हूँ। उनके बच्चे ने एमबीबीएस अब्रॉड से किया। डॉक्टर रईस जी नहीं, वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही उसने, बहुत सारे हैं ऐसे एग्जाम्पल, मैं आपको लिस्ट सेंड कर दूंगा। फर्स्ट अटैम्प्ट में उसने एफएमसी क्लियर कर लिया, पहले ही अटैम्प्ट में उसने दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जॉब की, और अब वो पीजी भी शायद क्लियर कर चुका है। मतलब एमबीबीएस के बाद एमडी जो है वो इंडिया से कर रहा है, मतलब नीट की उसने पीजी की भी सीट निकाल दी है। तो बच्चे तो ऐसे भी हैं, तो हम उनका भी तो बताएं ना, कि जो एमबीबीएस एमडी की सीट गवर्नमेंट निकाल रहे हैं बाहर से करके आने के बाद, गवर्नमेंट का दिल्ली का जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल्स है उसमें जॉब ले रहे हैं आते ही, एफएमजी क्लियर कर रहे हैं। तो दोनों तरह के बच्चे हैं। वही बात है, जिसने वहां पढ़ा है तो वो यहाँ के क्लियर करेगा, जिसने वहां भी मस्ती की है उसे यहाँ भी बर्बाद ही रहना था। तो ये कुछ नहीं, बच्चे क्लियर करते हैं, लेकिन कम बजट में एमबीबीएस का ख्वाब पूरा हो सकता है। और वो फीस जो हम यहाँ बीएमएस में पे कर रहे हैं, उतनी फीस में हम बाहर से एमबीबीएस कर सकते हैं। शादाब भाई, अक्सर हमने देखा है कि जो लोग एमबीबीएस नहीं कर पाते वो लोग बीयूएमएस कर लेते हैं। हाँ। और अक्सर छोटे शहरों में जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक में जो डॉक्टर्स बैठते हैं वो बीयूएमएस वाले होते हैं, लेकिन आजकल हमने सुनने में आया है कि बीयूएमएस से बेटर बीएएमएस है। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं भी यही कहूँगा, बेटर है, क्योंकि गवर्नमेंट की, देखिए जाहिर सी बात है, जहाँ गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ ज़्यादा होंगी, गवर्नमेंट जिस चीज़ को, अब मान लीजिए गवर्नमेंट ये कह दे कल कि बीएमएस को हमने वो सारी फैसिलिटीज़ दी जो एमबीबीएस के पास हैं, तो फिर तो बीएमएस कहीं रह ही नहीं जाते। 18 के आसपास सर्जरी के बारे में सुनने में आ रहा है कि जो बीएमएस को अलाउ कर दी गई है करना, और जब सर्जरी को ये अलाउ है नहीं, ये मुझे मालूम नहीं है मेरे ख्याल से, और यूनानी पद्धति में ही। और बीयूएमएस का तो जो अभी मेरी एक डॉक्टर से बात हो रही थी, तो जो एड सरकार की तरफ से बीयूएमएस को थी, उसमें भी अब थोड़ा सा चीज़ें चेंज हो रही हैं, और जो हॉस्पिटल्स वगैरह थे बीयूएमएस के, वो भी शट डाउन होते जा रहे हैं। तो उसे बीयूएमएस को तो उतना सरकार की तरफ से तवज्जो नहीं है, लेकिन हाँ, बीएमएस को बहुत सारे एडवांटेजेस मिल रहे हैं। चलिए, ये तो हुई नाज़रीन डॉक्टर लाइन से रिलेटेड। अब हम जो दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है इंजीनियरिंग स्ट्रीम को लेकर के। तो इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए जो बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं उनको कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा? शादाब, आपको अभी भी हम जिक्र ही कर रहे थे, जेई का जो एग्ज़ाम होता है, जेई में जेई मेंस और जेई का एडवांस होता है। इसके बाद सीयूटी का एक एग्ज़ाम है जो ऑल इंडिया लेवल पर गवर्नमेंट ने अभी लेकर आई है। तो दोनों ही एग्ज़ाम हैं। उसके बाद रैंक आती है, फिर आईआईटी से पैरामीटर शुरू होते हैं, एनआईटीज़ होते हैं, आईआईटीज़ होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, फिर टॉप के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ शुरू हो जाते हैं। उस तरह से सीट्स मिलती हैं। शादाब भाई, हमारे फॉलोअर्स को ये बताइए कि हमने भी अक्सर सुना है बहुत कई तरह के इंजीनियर्स होते हैं, सिविल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, पेट्रोलियम इंजीनियर, आखिर इंजीनियरिंग है कितने प्रकार की? इंजीनियरिंग, जैसे आपने नाम लिया, इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होती है, केमिकल इंजीनियरिंग होती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, सिविल इंजीनियरिंग होती है, और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग होती है। बहुत सारी तरह की इंजीनियरिंग होती है, एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग भी होती है। तो सबका अलग अलग फील्ड है, अलग अलग एडवांटेजेस हैं, अलग अलग पैकेजेस हैं। तो जहाँ इंटरेस्ट है बच्चे का वहाँ करें, और टाइम के साथ जो चलना चाहते हैं, आजकल बूम है कंप्यूटर साइंस में, मेरे ख्याल से 100 में से 99 बच्चे चाहते हैं कि वो सीएस में इंजीनियरिंग कर लें। तो वो आज टाइम चल रहा है, कभी ये दौर सिविल का हुआ करता था हमारे यहाँ। चलिए, जैसे आपने कहा कंप्यूटर साइंस का दौर चल रहा है, इसी से रिलेटेड एक सवाल मैं आपसे करता हूँ। आखिर बीटेक इन कंप्यूटर साइंस का कितना खर्च है, और 12th के बाद ये कितने साल का कोर्स? कंप्यूटर साइंस का खर्च बीटेक में मैंने बताया, अगर वो बढ़िया है, पढ़ने में अच्छा बच्चा है और मेंस और एडवांस में अच्छे नंबर लेकर आ रहा है, तो फिर तो आईआईटीज़ वगैरह या फिर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें तो वही जैसे सब पैटेंट है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही फीस स्ट्रक्चर है। और अगर आप बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की, तो प्राइवेट कॉलेजेस में भी फीस स्ट्रक्चर जो शुरू होता है वो 50,000 से शुरू होकर बीटेक का आपका 5 लाख 6 लाख रुपए साल तक का भी चला जाता है। तो वो डिपेंड करता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ऊपर। अब ये जो खर्च हो रहा है, यहाँ भी मैं आपको बता दूं कि नाम के लिए तो हम बीटेक सीएस कर रहे हैं कहीं से भी, लेकिन ये पता नहीं है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है।
हमने एडमिशन किसी इंस्टीट्यूट में ले लिया, वहाँ फैकल्टी है या नहीं है, वहाँ एक्सपोजर है, वहाँ जानते हैं लोग कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, पाइथन क्या होता है, .NET क्या होता है, जावा क्या होता है, किस तरह से ERP पे काम होगा, क्या एक्सपोजर दे सकते हैं, किस सॉफ्टवेयर कंपनी को बुला सकते हैं, कौन सी सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ वो टाई अप कर सकते हैं, तब जा उसी वजह से पैकेजेस आगे जो बढ़ते हैं, ये फीस के भी पैकेजेस बढ़ते हैं और बच्चे के भी पैकेजेस बढ़ते चले जाते हैं। मैं इंस्टीट्यूशन का भी नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन अपने ही यहाँ से के बच्चे हैं कुछ जो 50-50, 60-60 लाख के पैकेजेस पे गए हैं CS से करने के बाद में। देहरादून से उन्होंने बीटेक किया है और वो 50-60 लाख रुपए के पैकेज पे उन्होंने एज ए फ्रेशर ज्वाइन किया है, US गए हैं 1 करोड़ के पैकेज पे, वो यहाँ से नहीं है लेकिन US के लिए सीधे प्लेस्ड हुए हैं। तो वो डिपेंड करता है, असल में क्या होता है कि एक तो ना वही जो कहा कि बच्चा ना वो शुरू से ही पता चल जाता है बच्चा क्या है, कि 95%, 98% 10th में ला रहा है, 99, 98% 12th में लेके आ रहा है, तो पता चल रहा है कि बच्चा शार्प 90। अब उसे एक कॉलेज मिल गया जहाँ से वो CS में बीटेक कर रहा है, JEE मेंस वगैरह वो नहीं क्लियर कर पाया, तो अब उसे क्या हुआ, उसे लेकिन एक प्राइवेट अच्छी यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है। तो जब उसे वो कॉलेज मिल जाता है तो वहाँ उसे एक्सपोजर मिलता है। एक्सपोजर उसे ऐसे मिलता है कि जो बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, जैसे IBM हो गया, इन्फोसिस हो गया या TCS हो गया, जो भी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, उन सब की वर्कशॉप, उन सब से उनका टाई अप, उन सब के माध्यम से उन्हें सॉफ्टवेयर की अपडेट करा देना, वो सारी चीज़ें उन्हें थ्रू आउट दी 4 ईयर मिलती हैं। 4 साल उन्हें वो सारी जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है। अब उससे क्या होता है, बच्चा जब इंटरव्यू के लिए बैठता है तो वो ऑलरेडी एक्सपर्ट हो जाता है और उसे थोड़ी बहुत ट्रेनिंग के बाद ही वो उस लेवल पे होता है कि उसे अच्छा पैकेज मिल जाए। तो CS में बेसिकली वहां से कराया जाए CS जहां एक्सपोजर मिले। और अगर फिर भी बच्चे ने CS ही करना है और पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है और बच्चा क्लियर भी नहीं कर पाया, तो वो अपने आसपास भी अगर एडमिशन दिला दें उन्हें फिर थोड़ा सा खर्च ये करना पड़ेगा, एक अच्छा लैपटॉप बच्चे को दिलाएं। अब बच्चा जब पहले साल में अपने रहे, असल में क्या होता है, पहले 1-2 साल जो होते हैं ना इंजीनियरिंग के, वो पहले साल ऑलमोस्ट सारा कॉमन होता है। मैकेनिकल का भी वही पढ़ता है, CS का भी वही पढ़ना है, और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन सब लोगों ने सेम ही पढ़ना होता है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर से जाके जो है ना वो बुक्स वगैरह और सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो क्या होता है कि अब बच्चे को जब सेकेंड ईयर से सॉफ्टवेयर के लिए पता चला, सारी चीज़ों का पता चला, तब उसके पास एक लैपटॉप का होना बड़ा ज़रूरी हो जाता है CS वाले बच्चे के, जिसे एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा प्रॉपर। तो उसका क्या करना होता है कि वो ऑनलाइन कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी से जा करके, जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कराने वाले कोर्स हैं, पाइथन में करना चाहता है पाइथन, जावा करना चाहता है जावा, C+ लैंग्वेज करना चाहता है लैंग्वेज कर ले, ERP पे करना चाहता है तो बैंस ऐप, ओरेकल, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कोई भी वो कर सकता है। तो उसे क्या है कि अगर वो यहाँ से भी कर रहा है ना, तो फिर वो और किसी छोटे इंस्टीट्यूट से भी कर रहा है, छोटा और बड़ा वैसे कुछ नहीं होता, लेकिन कम एक्सपोजर वाले से कर रहा है, तो वो एक्सपोजर बाहर से ग्रैब करे, लेकिन ले ज़रूर, फिर जाएगा वो मार्केट में तो उसकी एक वैल्यू हो, क्योंकि वो सीख के आ रहा है काम। बिल्कुल। हाँ, तो सॉफ्टवेयर में अपडेट रहना, सॉफ्टवेयर को जानना, यही तो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में और जो छोटे इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें फ़र्क यही है कि वो सारी चीज़ों को उनके अंदर उनको जो है ना एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी गई है, वो खुद मालिक हैं कि उन्हें क्या पेपर सेट करना है। देखिए ये एक अच्छा वो है निकल के आया हुआ कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं, जो AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट हैं, उनके अंदर करिकुलम में क्या फ़र्क होता है, उन्हें वही पढ़ाया, उन्हें वही दिया जाएगा पढ़ाने के लिए जो उनके कोर्स एंड कंडक्ट में चल रहा है। जैसे UPTU जो पहले हुआ करता था, अभी AKTU है, उसके अंदर जो लखनऊ में पेपर सेट होता है वही पूरे उत्तर प्रदेश में रहना है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो वो उस सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग अपने पेपर को कुछ भी चेंज कर सकती है। उसके पास राइट्स है कि वो कोई भी उसमें थ्योरी डाल दे, कोई भी उसमें नई चीज़ अपडेट कर सकती है। वो कोर्स तो पढ़ाएगी जो गवर्नमेंट से उसे मिला है, लेकिन वो एक्स्ट्रा कुछ भी करा सकता है अपने बच्चे को। तो ये फ़र्क हो जाता है, यहाँ से उन्हें एक्सपोजर मिल जाता है। और बाकी मेहनत करें, JEE को, मेंस को क्रैक करें, CUT का एग्ज़ाम अच्छे से दें, उस पर भी कॉलेजेस हैं, निकालें, गवर्नमेंट सीट पे जाएं, बहुत अच्छा है। और यही नहीं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में भी जाना चाहते हैं, मैं बता दूं, आप आएंगे उस पर भी, तो CS के साथ साथ EC का बड़ा अच्छा क्रेज़ आने वाला है। देखिए जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्टेशन को लेके इंडिया में, वो हम लोग बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपको अपने यहाँ भी और हमारे यहाँ भी जो गाड़ियाँ चलती हुई नजर आएंगी वो इलेक्ट्रिक आएंगी। बिल्कुल। और मूव कर रहे हैं हम, CNG से भी इलेक्ट्रिक की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये जैसे जैसे अपडेट होंगी ना चीज़ें, तो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन वाले जो हमारे इंजीनियर्स हैं, उनकी डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। तो बसों में आ गए हैं, ट्रेन्स का डेवलपमेंट हो रहा है, मेट्रो मेरठ तक आ गई है,
तो सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ती हुई हैं, पॉल्यूशन को कम करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिक बहुत बढ़िया होने वाला है आगे। तो बच्चा मूव करे, सीएस पे कम ध्यान दे, ईसी में भी जा सकता है। और ईसी अगर कोई करता है ना, ईसी से या डबल ई से अगर कोई कर रहा है, तो उसके बाद भी अगर वो ये जो मैंने सॉफ्टवेयर कोर्स बताए हैं ना, ये कोर्स कर ले तो वो सॉफ्टवेयर में भी जॉब कर सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए शादाब भाई, मैं एक बात जानना चाह रहा था। मान लीजिए हम अपने बच्चे को कंप्यूटर साइंस से बीटेक कराना चाहते हैं, लेकिन वो जो है एवरेज स्टूडेंट है, वो टॉपर्स नहीं है अपने स्कूल का, और वो जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी क्लियर नहीं कर पाता, तो हम उसको प्राइवेट कॉलेज अगर अटैम्प्ट करा दें, डायरेक्ट कोचिंग ना करा करके 2 साल की, मान लीजिए वो 2 साल की कोचिंग में 4-5 लाख रुपए वेस्ट कर देता है, और उसी के साथ हॉस्टल भी ज्वाइन करता है, तो 1 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से 6 लाख रुपए 2 साल के उसके वहाँ वेस्ट हो जाते हैं। इसी 6 लाख में वो 2 साल कोर्स में कवर कर सकता है, तो वो ज़्यादा बेहतर है या पहले कोचिंग ही करा के ट्राई करें? देखिए मैं फिर बताऊँ आपसे, आप पहले बच्चे का से कहें, उसका सेल्फ एनालिसिस हो बच्चे का, आप उसकी फैकल्टी से बात करें कि इसमें क्या पोटेंशियल है, आप देखें उसका रिपोर्ट कार्ड क्या कह रहा है, उसने 12th के साथ साथ जो जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया है उसके अंदर या सीयूटी का एग्ज़ाम दिया है, उसका रिजल्ट कैसा आया है। जब लगे कि हाँ मान लीजिए उसके परसेंटेज अच्छी आई है, तो आप उसे दूसरा चांस दें, बिल्कुल दें दूसरा चांस, और इतना खर्च नहीं होता, दूसरा चांस आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि ये बिलो एवरेज है और परसेंटेज अच्छी नहीं है, ना 12th में अच्छी परसेंटेज है और ना ही सीयूटी के और जेईई मेंस का एग्ज़ाम में वो अच्छा कर पाया है, तो फिर पहली फुर्सत में उसका इंजीनियरिंग में एडमिशन कराएं, क्योंकि ये वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, सब कुछ उसके लिए ख़राब होने जा रहा है। तो कभी भी फिर ना चक्कर में पड़े और सीधे इंजीनियरिंग में एडमिशन करा दिया जाए। लेकिन ये सोच के एडमिशन कराया जाए कि पहले देखिए इंजीनियरिंग क्या है, या कोई भी कोर्स जो बच्चे को करा रहे हैं आप, ये एक तरह से ना जैसे हम अपने बच्चे बच्चियों के लिए लड़की या लड़का ढूंढते हैं ना, और उसकी इंक्वायरी करते हैं, जगह जगह जाते हैं, सर्च करते हैं, तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम अपने बच्चे का एडमिशन इंजीनियरिंग में किसी भी प्रोग्राम में करा रहे हैं, तो हम कॉलेज जाएं, वहाँ बच्चों से बात करें, वहाँ के सीनियर से बात करें जो चौथे साल में, उनसे कहें तुम्हारे यहाँ कौन कौन सी कंपनी आई, कितना प्लेसमेंट हो रहा है, फैकल्टी कैसी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया आपने और उसने पता चला 2 दिन लेट हो गए, 2000 पेनल्टी ठोक रखी है। ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको छोटे छोटे से नंबर से आपको रुका दिया गया 3-4 सब्जेक्ट में, और आपको री एग्ज़ाम कराने के लिए आपके साथ जो है वो खिलवाड़ हो रहा है, फिर आपसे पैसा लिया जा रहा है री एग्ज़ाम कराने का। तो सारी चीज़ों को सोचें बच्चे, और हॉस्टल का बहुत ज़्यादा ध्यान दें। हॉस्टल में जा रहे हैं, हॉस्टल का खाना कैसा है, वो 2nd ईयर 3rd ईयर के बच्चे आपको बताएंगे। लाइट भागती है या नहीं भागती है, कितना हाइजीन है हॉस्टल, वो सारी चीज़ें खुद से जाएं पेरेंट्स, टाइम निकालें बच्चों के लिए, कम से कम 8-10 कॉलेजेस देखें, उसके बाद डिसीजन लें। किसी के बहकावे में ना आए। बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि हाँ ये ऑफर है और कितना पैकेज कहाँ चला गया। जब तक खुद धरातल पे जाकर नहीं चेक करेंगे, खुद नहीं बात करेंगे सीनियर से, तब तक रिजल्ट नहीं आने वाला। और हाँ, कुछ कॉलेजेस का और स्टूडेंट्स का भी आजकल चल रहा है कि अगर लगता है कि प्राइवेट कॉलेजों का मैं आपको बता रहा हूँ जो खुले हुए हैं, कि हम क्या करते हैं कि एक बच्चा वहाँ से पढ़ रहा है, तो पेरेंट्स ने उस बच्चे से बात कर ली कि यार कैसा है, तो वो अपने कॉलेज की तारीफ ही करेगा। उसका रीज़न है कि वो इधर तारीफ करके ये बच्चे कहेगा और उसकी डिटेल वहाँ फॉरवर्ड करेगा, पता चल रहा है बच्चे के 10-20-30 हज़ार रुपये फीस में कम हो गए। तो आपने जाना है इंडिविजुअल, किसी अननोन से बात करनी है, अपने नोन बच्चे से बात ही नहीं करनी है जिसे आप जानते हैं। उससे अगर आप बात करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव ही देगा 100%। ठीक है, तो ये चल रहा है बहुत। पेरेंट्स को बहुत जागरूक होके, खुद से इंक्वायरी करके, सीनियर से बात करके, हॉस्टल्स का पूरा पता करके कैसा खाना है, प्लेसमेंट्स कैसा है, ये खुद जानकारी लें। अगर ऐसे ही छोड़ दिया और करा दिया एडमिशन, तो 4 साल बच्चा भी परेशान रहेगा और आगे उसका करियर भी अच्छा नहीं रहेगा। ये तो हो गई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस की। अब आते हैं सिविल इंजीनियर की तरफ। सिविल इंजीनियर्स में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए आखिर कौन से इंस्टीट्यूट हैं और क्या खर्च है? देखिए इंस्टीट्यूट्स तो सेम ही हैं, IITs हैं और सारे हैं जितने, जो अगर कोई पोटेंशियल जैसा बच्चे का है, जेईई मेंस एडवांस सब कुछ करके जा रहा है तो वो हैं। लेकिन इसके साथ में क्या है कि आजकल कुछ इनमें भी ऑटोकैड वगैरह आ रहा है, सिविल के लोग जो करते हैं, मैकेनिकल और सिविल वाले, तो सिविल में स्कोप है, आज भी बहुत अच्छा स्कोप है। दोनों तरह की जॉब्स हैं, फील्ड की भी जॉब होती है और सिस्टम पे बैठने की भी जॉब होती है। उसमें
स्टेट प्रो वगैरह और सॉफ्टवेयर्स हैं जो चल रहे हैं मार्केट में, वो उस पर कमांड होनी चाहिए बच्चे को, उसमें भी आजकल बहुत स्कोप है। और इंस्टीट्यूशंस तो जो CS के लिए सारे इंस्टीट्यूशंस मैंने बताए हैं टॉप के, IIT से लेके जो शुरू होते हैं, और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट कॉलेजेस हैं या गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वो अच्छी जगह कहीं भी एडमिशन कराएं तो सेम ही रिजल्ट है। उमूमन देखने में आया है कि सिविल इंजीनियर्स बेकार घूम रहे हैं, 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं। हाँ, कितना सेटिस्फेक्शन? नहीं, मैं बताता हूँ उसमें असल में हुआ क्या है कि सिविल इंजीनियरिंग में जाहिर सी बात है रिसेशन तो है हमारे यहाँ। देश के जो हमारे कंडीशंस हैं उसमें हमारा जो FDI इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट जो होता है, वो बहुत कम हो गया है अभी पिछले कुछ सालों में। तो बाहर से जब इन्वेस्टमेंट होगा तो ही मुल्क में जो है वो नई बिल्डिंग्स और चीज़ें बनेंगी। सिर्फ एक जगह हमारे यहाँ जो सिविल का अगर कहीं काम चल रहा है तो वो रोड एंड कंस्ट्रक्शन का चल रहा है, वो बड़े युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। लेकिन वैसे ओवरऑल हाँ रिसेशन है, सिविल में टाइम बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ टाइम से अगर मेहनत करें, अभी थोड़ा भी है, आगे बूम आएगा। यहाँ थोड़ा एक्सपीरियंस लें, गल्फ निकल जाएं, US निकल जाएं, कनाडा निकल जाएं और बाहर कंट्रीज़ में जाएं तो बहुत अच्छे पैकेजेस मिल जाएंगे। गवर्नमेंट जॉब की बहुत अपॉर्चुनिटीज सिविल में है। बहुत से बच्चों को मैंने सुना है जो सिविल इंजीनियरिंग नहीं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें ना फिर, कि वो सड़क पे सड़क बन रही है, वहाँ धूप में खड़े हैं और वो जो उसको फेस नहीं कर पाते और वापस घर आ गए। ये सबके लिए नहीं होता असल में, ये जब होता है जब इनिशियल स्टेज होती है और फ्रेशर होता है। बाकी तो जो सीनियर इंजीनियर होते हैं वो तो गाड़ी में बैठ के आते हैं, जूनियर इंजीनियर्स को डायरेक्शन देंगे, जूनियर इंजीनियर्स दूसरों को डायरेक्शन देंगे और उन्हें चले जाना है। और जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर का भी बताया, ऑटोकैड या स्टेट प्रो वगैरह जो करते हैं, वो तो AC में बैठ के करने का काम होता है। चलिए, हमने बात करी सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस की, अब आते हैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की तरफ। हमारे व्यूअर्स को बताइए कि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में क्या स्कोप है? पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में बहुत ज़बरदस्त स्कोप है, बहुत बढ़िया इंजीनियरिंग है। और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है कि जो ज़मीन में के अंदर से पेट्रोल निकलता है उसको कितनी सफाई के साथ निकालना, और उसे इसमें बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग दोनों का यूज़ होता है जो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करते हैं। माइनिंग कितने अच्छे से उसे माइनिंग को निकाल करके और उसे हम फिल्टर करके फिर उसे हम पेट्रोल में तब्दील करते हैं, वो बेसिकली पेट्रोलियम इंजीनियर्स का काम होता है। इंडिया के अंदर राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग रायबरेली में बहुत शानदार है, और उसके अलावा दिल्ली में अम्बेडकर इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी हैं बनी हुई। तो पेट्रोलियम की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और इंस्टीट्यूट्स भी हैं, इंजीनियरिंग होती है। एक मैं और बात बताऊँ, अगर कोई बच्चा पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करना चाहता है और पेट्रोलियम में बेसिकली जॉब वो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग वाली जॉब करना चाहता है और वो इंजीनियरिंग मैकेनिकल में कर रहा है, तो एक डिप्लोमा होता है, पाइप लाइनिंग का डिप्लोमा होता है। ये बेसिकली जो डिप्लोमा हो रहा है, दिल्ली से तो हो ही रहा है अभी, लेकिन अभी हैदराबाद में जो इंस्टीट्यूशन से कराना है वो बहुत शानदार है। उसके बाद क्या है कि वो डिप्लोमा करने के बाद वो इक्विवेलेंट हो जाता है वही सारे काम करने के जो एक पेट्रोलियम इंजीनियर करता है। हाँ, वो पाइप लाइन और पाइप लाइनिंग का एक डिप्लोमा होता है, तो वो डिप्लोमा कर ले मैकेनिकल इंजीनियर भी, तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज है उसका। तो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग नो डाउट एक बहुत शानदार फील्ड है जहाँ से बहुत कुछ बच्चा बड़ा तगड़ा पैकेज ले सकता है, और बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस हैं इसमें। HP हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, रिलायंस हो गया, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो बहुत तगड़े तगड़े पैकेजेस प्रोवाइड करा सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में ONGC में काम कर सकता है बंदा। ONGC का मतलब कि ड्रीम जॉब होती है लोगों की ONGC में काम करना। तो एक बड़ी अच्छी फील्ड है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। और अगर कोई मैकेनिकल कर रहा है और उसका इंटरेस्ट है और वो सुन रहा है मुझे, तो वो ये पाइपलाइन वाला जो डिप्लोमा मैं बता रहा हूँ, ये करने के बाद भी वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। गल्फ में बड़ा अच्छा, मिडिल ईस्ट में बहुत स्कोप है इसका। चलिए, ये तो हो गई अब इंजीनियरिंग स्ट्रीम वाली बात। अब हम आते हैं नई स्ट्रीम की तरफ बढ़ते हैं। शादाब भाई, आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए, जो लोग 12th के बाद कॉमर्स लेते हैं या आर्ट्स साइड से BA BSc BA वगैरह करते हैं, BCom करते हैं, आखिर आर्ट्स वाले स्टूडेंट क्या करें? जैसे बहुत से लोग नॉर्मली BA कर लेते हैं, कुछ लोग BCom कर लेते हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? देखिए आफ्ताब भाई, आर्ट्स और कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें हमारी सोसाइटी में बड़ी एक उस तरह से देखा जाता है कि कुछ नहीं है, ख़त्म है, आर्ट्स ले ली मतलब ख़त्म। लेकिन एंड ऑफ द डे जो निचोड़ आता है निकल करके, या जो एक मैं कहूँगा कि कंक्लूजन सारा आ रहा है, वो आर्ट्स और कॉमर्स वाला जो बंदा है ना, वो ही सारे MBBS और MD की सैलरीज भी वही रिलीज़ कर रहा है, इंजीनियर्स की सैलरी भी वही रिलीज़ कर रहा है, और IAS PCS बनने के बाद देश को भी वही चला रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी फील्ड है।
आपने बहुत- IAS PCS का जिक्र किया, तो क्या उसके लिए आर्ट या कॉमर्स साइड ज़रूरी है, साइंस नहीं साइड नहीं से नहीं, लेकर? सब और आजकल तो आप देखिए इंजीनियर्स ही कर रहे हैं हमारे नगीना से हैं IAS जुनैद अहमद नहीं, साहब, वो भी ऐसा एक्चुअली हमने बीटेक। सुना है एक फील्ड में कि जो IAS PCS बनते हैं वो आर्ट साइड वाले ही बनते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे नगीना से हैं IAS जुनैद अहमद साहब हैं, वो उन्होंने जो बीटेक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में शायद किया है, और अभी आपने शायद उनका सुना होगा, कश्मीर से हैं, नाम जहन से इसकी बोल रहा है, अजहर या कुछ ऐसी नाम है उनका, वो MBBS MD हैं, डॉक्टर्स भी IAS बनते हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ बिजनौर में एक कप्तान साहब थे, वो भी MD डॉक्टर थे। तो ये नहीं है IAS PCS के लिए, बल्कि मेरा तो ये मानना है कि आजकल जितना कंपटीशन टफ है, तो बच्चे को ना एक सेकंड ऑप्शन के साथ UPSC की तैयारी करानी चाहिए। UPSC की तैयारी कराने का मतलब यह है कि बच्चे को अगर आपने सीधे BA ही करा दिया और फिर उसे कहा कि अब आप UPSC की तैयारी करो, तो उसके पास ना सेकंड ऑप्शन नहीं बचता है। लेकिन अगर आपने उसे BTech करा दिया तो उसके पास लाइफ में सेकंड ऑप्शन है। ईश्वर ना करे, खुदा ना करे, अगर वो सेलेक्ट नहीं होता तो वो इंजीनियर तो है ना, सही बात, कुछ तो है वो, कुछ तो है, तो ये है। बेरोजगार नहीं रहेगा, जी, कहीं ना जी, कहीं जी, जॉब जी, लगी जी, जाएगी। जी। तो ये LLB करने वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या? हाँ, LLB का देखिए, LLB का क्या है, LLB ढंग से अगर LLB की जाए और अच्छे से पढ़ के LLB की जाए, तो ये आज भी समाज में इज्जत, शोहरत, पैसा, सारी चीज़ें वकील के पास है। और अब कॉर्पोरेटलाइजेशन बहुत तगड़ा हो गया है लॉ फर्म्स का। जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, रिलायंस से लेके मारुति तक, हर किसी का अपना लीगल डिपार्टमेंट अलग है, हर किसी पॉलिटिकल पार्टी का अपना लीगल डिपार्टमेंट अलग होता है। तो इनके सब में जो ये LLB करके अच्छी जगह से बच्चे जाते हैं, तो इनके बड़े तगड़े तगड़े पैकेज लगते हैं, जॉब लगते हैं, रिलायंस में जॉब, मारुति में जॉब और हुंडई में जॉब, सबका अपना अलग अलग है बिल्कुल, अडानी में जॉब, सब में अलग अलग, और लॉ फर्म्स बनी हुई हैं अलग अलग, जो आउटसोर्स भी कर रही हैं इंडिया से, यानी कि US के जो काम है वो भी इंडिया में रह करके हो रहे हैं। तो बहुत तगड़ा स्कोप है आगे। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि LLB के साथ साथ ही अगर आपने पढ़ाई के साथ साथ PCSJ की भी तैयारी आप कर रहे हैं, तो फिर जो सेक्टर है हमारा वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। आपको एक वही लग्जरी और एक वही देश की सेवा करने का मौका मिल जाता है कि आप अच्छे जज बन सकते हैं। तो LLB बहुत बड़ी एक डिग्री है, बहुत सम्मानजनक डिग्री है, इसे बहुत अच्छे से पढ़ के अच्छे से करा जाए तो बहुत वैल्यू है। जो स्टूडेंट होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए आखिर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? होटल मैनेजमेंट करने के लिए, होटल मैनेजमेंट भी डिपेंड करता है कि करना क्या चाहते हैं। होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स शुरू होता है ये 1 साल से शुरू होता है। गवर्नमेंट का ही डिप्लोमा है उत्तरांचल में और जगहों पे भी है, सिर्फ 1 साल का डिप्लोमा है, जो 12th के बाद भी होता है, और एक साल का डिप्लोमा हाई स्कूल के बाद भी हो जाता है, जिसका खर्च भी कोई ज़्यादा नहीं, 40-50 हज़ार रुपये का खर्च होता है, और उसके बावजूद भी ठीक ठाक सैलरी लग जाती है। तो होटल मैनेजमेंट एक कभी ना फ्लॉप होने वाला सेक्टर है। टूरिज्म बढ़ना ही बढ़ना है, होटल्स खुल ही रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ ही रही है, लोग इंडिया आ ही रहे हैं, और हम लोग अगर बाहर कहीं जा रहे हैं तो विदेशों में भी बहुत अच्छा स्कोप है। इसमें एक प्रोग्राम है BSc HHA, ये जो एफिलिएशंस होता है इसका, वो इग्नो से इसकी डिग्री एफिलिएटेड होती है। ये 3 साल का बैचलर प्रोग्राम है। सेम डिग्री पूसा भी देता है। इसमें जो सबसे बड़ा नाम होता है वो पूसा का होता है। पूसा का एक अलग ही एग्ज़ाम भी होता है। IHM इंस्टीट्यूट जितने होते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट वाले, ये सारे ब्रांड हैं, इनका बहुत तगड़ा कंपटीशन है, बिल्कुल नीट और JEE मेंस की तरह ही कंपटीशन होता है। वो क्लियर करने के बाद IHM में एडमिशन्स होते हैं। पूसा एक बड़ा नाम है मार्केट में, तो वहाँ नहीं अगर एडमिशन मिलता तो आप ग्रेजुएशन किसी भी जगह से होटल मैनेजमेंट का कर लें, लेकिन फिर वही देखें कि उनका अपना, अब डिपेंड करता है कि होटल मैनेजमेंट अगर करना है तो जाना कहाँ है जी। आपने, मैनेजमेंट में जाना है या आपने किचन में जाना है। तो किचन में जाना है, शेफ बनना है, या मैनेजमेंट में जाना है, तो आपने और सारे डिपार्टमेंट्स देखने हैं होटल के। तो पहले जाके देखें, कॉलेज विजिट करें, इनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, अच्छा किचन है या नहीं है, इनके टाई अप 5 स्टार होटल से, 7 स्टार होटल से कैसे हैं, ये बीच में आपको ट्रेनिंग कहाँ प्रोवाइड कराएंगे, इंटरनेशनल एक्सपोजर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें अगर है इंस्टीट्यूट के पास तभी वहाँ एडमिशन ले। बताते सब है जी कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो हकीकत बताएगा वो फाइनल ईयर का बच्चा बताएगा। तो खुद पेरेंट्स को कोशिश करनी है, जाना है, एक बढ़िया सेक्टर है, और इसमें विदेश में बड़ा अच्छा पैकेज है। जो स्टूडेंट जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में अपना
स्कोप देखते हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनको क्या सुझाव दें? देखिए बहुत तगड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा सेक्टर है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, और इंडिया के अंदर बड़े अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं। अब आप जितने भी आप बड़े नाम हम देखते हैं, अंजना ओम कश्यप से लेकर और शाहरुख खान तक, ये सारे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रोडक्ट हैं। और वही बात है भाई, जितनी कोशिश जितनी मेहनत की जाए उतना ही रिटर्न निकल के आता है। मैं बताऊं आपको कि जर्नलिज्म के बारे में कि शाहरुख खान ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जामिया से किया। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उसने कहा, मैं स्ट्रगल की भी बात बता रहा हूँ जो स्टूडेंट सुन रहे हैं, सेलमपुर वजीराबाद जो उस साइड में, सेलमपुर और जाफराबाद वाली साइड जो जगह है, जब उसका ग्रेजुएशन का टाइम था, जो जामिया से वो मास्टर्स कर रहा था, तो उसने कहा कि मैं शाहरुख खान साहब ने कहा कि मैं ब्लू लाइन बस से आया करता था रमज़ान में। तो ये स्ट्रगल की बात बता रहा हूँ, वो मेहनत, वो पोटेंशियल अगर हुआ करने की, तो ब्लू लाइन बस से रमज़ान में, ये इंटरव्यू था उसका रोज़े के लिए, कि आप रोज़ा रखते हैं? उसने कहा कि आज तो रोज़े बड़े आसान है, रोज़े तो जब थे जब मैं दिल्ली में था और मास कम्युनिकेशन जामिया से कर रहा था, तो मैं ब्लू लाइन बसेज में से आया करता था। तो ये सोचिए वो मेहनत, वो पोटेंशियल वो थी। उसके बाद उसने किया, फिर NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया, तब जाकर के वो आज इतना बड़ा सेलेब है। और अंजना ओम कश्यप को पूरा इंडिया जानता है। मास कम्युनिकेशन रवीश कुमार जी हो गए, जितने भी बड़े नाम हैं, ये सारे अच्छी जगह से मास कम्युनिकेशन करके आए हैं। इसके अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में सिम्बोसिस का मास कम्युनिकेशन बहुत शानदार है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जहाँ मास कम्युनिकेशन होता है। अभी E24 एक अनुराधा पटेल शायद नाम है उनका, अनुराधा प्रसाद जी, उनका चैनल है E24 करके, उसके अंदर वो बड़ा ज़बरदस्त मास कम्युनिकेशन करा रहे हैं नोएडा से। तो उनका वहाँ से क्या है कि वहाँ से उनका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा हो रहा है। प्रैक्टिकल से मुराद यह है कि प्रैक्टिकल अगर वो करा रहे हैं ना, तो प्रैक्टिकल में सारे के सारे एंकर वहीं मिल जाते हैं। उन्होंने जो उनका स्टूडियो है ना बना हुआ E24 का, वहीं पे उन्होंने इंस्टीट्यूट खोल रखा है। और अभी अगर कोई यहाँ से हमारे यहाँ आसपास में देखें और गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा मास कम्युनिकेशन का, जामिया नहीं मिल पा रहा, या NSD नहीं मिल रहा, या बड़ा कुछ नहीं मिल रहा, तो जी यूनिवर्सिटी आ गई है। जी यूनिवर्सिटी है आपका देहरादून में। तो जी यूनिवर्सिटी के साथ भी एडवांटेज है, जो जी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म का कोर्स कर रहा है, तो उसके लिए ट्रेनिंग बहुत आसान हो जाती है, प्रैक्टिकल बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जी के बहुत सारे चैनल हैं। हर जी उत्तर प्रदेश है, जी सलाम हो गया, तो जी का बहुत बड़ा नाम है मार्केट में। आप जी से बच्चा जाए, कोई फीस स्ट्रक्चर भी ज़्यादा नहीं है, ग्रेजुएशन का डिप्लोमा जी यूनिवर्सिटी से कर ले जा करके, और बहुत बढ़िया पैकेज उसे मिल जाएगा। अपने स्टूडियो भी हैं? हाँ, अपने स्टूडियो है उनके, तो बढ़िया है। मास कम्युनिकेशन तो सदाबहार फील्ड है। अच्छा, यही नहीं, मास कम्युनिकेशन में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो उसमें सभी कुछ सिखाया जाता है, एक्टिंग, मॉडलिंग, हर कुछ है, कैमरा, सब कुछ है उसमें। अलग अलग 3 साल में सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ जाए। और आजकल तो अपना, जैसे YouTube चैनल्स खोलना है, ब्लॉगिंग है, वो सारी चीज़ें हैं, उसमें बहुत पैसा है। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। तो एक तरह से एक बिजनेस ही है कि अगर खुद कुछ भी नहीं, अगर जॉब नहीं भी करते, तो अपना भी अगर लेकर के करेंगे तो बड़ा अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। शादाब भाई, हमने अक्सर देखा है बहुत से लोग जो टीचर बनने में इंटरेस्टेड होते हैं, तो जैसे हमने देखा कि वो अपना BA करा, BSc करा या MSc किया, उसके बाद जो है वो टीचर बनना चाहते हैं या प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या सुझाव है? देखिए, डिपेंड करता है प्रोफेसर कहाँ बनना चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट। देखिए क्या है, उर्दू टीचर भी टीचर्स हैं, जी, ठीक, और जो हमारे सरकारी स्कूल्स में पढ़ाते हैं, B.Ed करने के बाद, PhD करने के बाद, वो भी टीचर्स हैं जो एग्ज़ाम देकर कर रहे हैं। और जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने M.Tech कर रखा है, उसके बाद PhD कर रखी है, रिसर्च कर रखी है, वो भी प्रोफेसर्स हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ है टीचिंग में, हम कौन सी स्कूलिंग जो करा रहे हैं बच्चों को, वो भी टीचर है, ठीक है। तो जितना एजुकेशन में आपने कोई इसकी लिमिट नहीं है, आप PhD करें, रिसर्च करें, उसके बाद आगे बढ़ें, जितना आप बढ़ते रहेंगे उतना आपकी तरक्की और उतना आपका। अब आप देखिए ना कि टीचर्स पे आपने कहा कि B.Tech M.Tech किया, उसके बाद इन्फोसिस, TCS, विप्रो कोई बड़ी कंपनी ज्वाइन कर ली, उसमें एक्सपोजर मिल गया, बढ़िया डायरेक्टर लेवल पे काम कर लिया। आज जब रिटायर हुए तो किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर बन के बैठे हैं, क्योंकि वो तो सारा कॉर्पोरेट का और प्रोजेक्ट का जितना भी एक्सपोजर है वो सारा वहाँ डिलीवर कर रहे हैं। तो टीचर के लिए तो डिपेंड करता है कि बनना कहाँ है, जाना सेफ जॉब मानी जाती है। हाँ, जॉब तो सेफ है, लेकिन ये है ना कि इसमें कि हमें टीचिंग करनी किस जगह है, स्कूल्स में करनी है या गवर्नमेंट जॉब करनी है या फिर इंजीनियरिंग लेवल पे पढ़ाना है, तो कहाँ पढ़ाना है वो मैटर करता है। चलिए,
एक और क्वेश्चन शादाब भाई मैं आपसे मालूम करना चाहता हूँ, हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनको ये बताइए कि जो लोग पायलट बनना चाहते हैं या बहुत सी लड़कियां जो एयर होस्टेस बनना चाहती हैं, इस फील्ड में जाना चाहती है, उनके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी है और कैसे वो कहाँ ज्वाइन करें? जी, और देखिए एविएशन इंडस्ट्री से मुतालिक आपका ये क्वेश्चन है। एविएशन इंडस्ट्री में बीबीए भी आ गया है अब, बीबीए एविएशन में हो रहा है, बीबीए एविएशन में करके कर सकते हैं। देखिए उसमें करें क्या, पहले तो अपना ग्रेजुएशन ज़रूर मुकम्मल करें, कंप्लीट ग्रेजुएशन करें। उसके बाद जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से? हाँ, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करें। अगर एयर हॉस्टेस की मैं बात कर रहा हूँ या फ्लाइट स्टूवर्ड की बात कर रहा हूँ, जो गर्ल्स होती हैं वो एयर हॉस्टेस कहलाती हैं, जो लड़के होते हैं वो फ्लाइट स्टूवर्ड कहलाते हैं। तो दोनों के लिए जो एक एक साल का डिप्लोमा होता है, दो दो साल का डिप्लोमा होता है, वो डिप्लोमा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कराते हैं। कुछ हैं बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं वो जानते हैं उनके नाम। और इसमें अच्छा ये है अब कि बीबीए हो रहा है, तो बीबीए एविएशन करें तो उससे क्या होगा कि एविएशन का तो पूरी नॉलेज होगी, बैचलर डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी और नाम के पीछे बीबीए हो जाएगा। उसके बाद एमबीए भी कर सकते हैं। और एक एडवांटेज ये है कि ग्रेजुएशन में बीबीए एविएशन होने का मतलब ये है कि आपके पास रास्ते खुल जाते हैं। जैसे बीबीए एविएशन होगा तो बीबीए एविएशन में क्या है कि एविएशन में आपको बेसिकली वर्क ऑन योर पर्सनालिटी, हाउ यू टॉक, हाउ यू वॉक, हाउ यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ। और इसमें खूबसूरत होना, स्मार्ट होना, हाइट वगैरह अच्छी होना, वो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो उसके साथ साथ क्या है, ये तो सारी चीज़ें हो गई कॉमन है, लेकिन अगर आप बीबीए कर रहे हैं तो बीबीए में आपके साथ एडिशनल एडवांटेजेस हो जाता है कि आप मार्केटिंग भी पढ़ रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर भी पढ़ रहते हैं, एचआर भी पढ़ लेते हैं, तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ के आ जाते हैं। उसके साथ क्या है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्ट जो है उसमें अकाउंट्स वगैरह का भी मिल जाता है करने के लिए। इसके साथ आजकल जो एडिशनल एडवांटेजेस हैं वो ये है कि फॉरेन लैंग्वेजेस पे काम होता है। फॉरेन लैंग्वेजेस पे काम होने का मतलब है कि फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, ये सारी लैंग्वेजेस भी कराई जाती हैं साथ साथ। और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस ज़माने में वो है डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग भी एक पार्ट है। अब ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन जो बीबीए कराते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग को भी रखते हैं साथ में, तो डिजिटल मार्केटिंग भी सीखने का मौका मिल जाएगा। तो एक तरह से ना पूरा पैकेज हो जाएगा। तो ये ज़्यादा बेहतर है कि बीबीए एविएशन में करा जाए। तो बीबीए एविएशन में करें, उसके बाद में बहुत सारे रास्ते उन्हें मिल जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया शादाब भाई। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मालूम करना चाहता हूँ जो कि बहुत अहम क्वेश्चन है। इन कोर्स जो हमने अभी जिन कोर्सेज के रिगार्डिंग हमने अभी बातचीत करी, इन कोर्स को करने के लिए सरकार द्वारा क्या किसी तरह की स्कॉलरशिप का भी प्रावधान है? जी, सारे ही जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं मैं आपको बता दूं, उनमें क्या होता है, अब सरकार ने बड़ा अच्छा किया है ये, और ये बहुत बड़ा कदम है, बड़ा अच्छा कदम है सरकार का। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP बना दिया है। उसमें क्या है कि अब स्कूल या कॉलेजेस के पास पैसा नहीं आना, अब तो आधार कार्ड और अकाउंट नंबर मैप है, स्टूडेंट के अकाउंट में पैसा आना है। ये एक बड़ा अच्छा कदम है। और उसमें ये भी कोई नहीं देखा जा रहा है वहाँ पे कि क्या जात धर्म या क्या है, किस तरीके से है। उसमें अब तो सिर्फ आया प्रमाण पत्र दिखाइए आप, और आया प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंगली हर बच्चे को उसके बस, हाँ, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन शुड बी लिस्टेड इन द साइट। वो कॉलेज और इंस्टीट्यूशन जो है वो NSP की साइट पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। बाजी जगह देखने को मिला है कि बच्चे परेशान हो गए और वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज रजिस्टर्ड ही नहीं हो पाया, तो उससे दिक्कत हो गई है। तो पहले चेक कर लें कि भाई हमें स्कॉलरशिप चाहिए बच्चों के लिए, हमारा ये NSP पर आपका कॉलेज रजिस्टर्ड है या नहीं है। जैसे बहुत से मैंने सुना है कि लोगों ने देहरादून एडमिशन करा दिया अपने बच्चों का, अब खुद वो यूपी के रहने वाले हैं, वो उत्तरांचल में आ गया, तो वहाँ पे सुनने में आता है कि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी वाले, ऐसा होता है कि उत्तर प्रदेश वाले बच्चों को स्कॉलरशिप। मैं बता देता हूँ, जब अब नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल आ गया तो उसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, ये तो सब खत्म हो गया। अब तो एक पोर्टल, उस पर रजिस्ट्रेशन कॉलेज का नाम है या नहीं, बस इतना होना चाहिए। वो अगर नाम है वहाँ पे पोर्टल पे, उस कॉलेज इंस्टीट्यूशन का नाम है, बच्चे के जेन्युइन कागजात हैं, आय प्रमाण पत्र जेन्युइन कम उसका उस अंडर में आता है स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप उसके पास आ जाती है। चलिए भाई, अगर आपको नॉलेज बढ़ाना चाहें तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि लगभग कितनी स्कॉलरशिप सरकार द्वारा प्रोवाइड की है? ना, ये डेटा कोई मैंने सर्च नहीं किया है, लेकिन हाँ, बड़ा अच्छा अमाउंट में स्कॉलरशिप बच्चों के पास आ रहा है, स्टूडेंट्स को मिल रहा है। क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को मिल रहा है, जिन्हें उनसे मेरी जो बात होती है वो कहते हैं हाँ सरकार से इतना इतना पैसा ऐसे ऐसे टाइम पे हम लोगों को मिला है।
सरकारी कॉलेजेस में अवेलेबल हैं नहीं, या प्राइवेट में भी मिलता है। वो AICTE अप्रूव्ड होने चाहिए, UGC रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं होता कि जैसे आपने अभी एविएशन सेक्टर का जिक्र किया, तो उसमें जो इंस्टीट्यूट है वो प्राइवेट इंडिविजुअल खोले हुए इंस्टीट्यूट है। अगर आप या मैं चाहूँ कि हमें एक संस्था रजिस्टर्ड कराने के बाद और फ्लाइट स्टूवर्ड या एयर हॉस्टेस का कोर्स कराना है, तो वी आर एलिजिबल टू प्रोवाइड देम द सर्विसेज, बिकॉज हमें उसमें क्या करना है, हमें उसमें सिर्फ उनको उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी है, उनका ड्रेसिंग सेंस सही करना है, उनको बताना है कि तुम्हें हाउ यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द पैसेंजर्स, और कैसे तुम्हें दिखना है, बोलना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें हैं। ये तो एक एक्स्ट्रा करिकुलम का पार्ट है जो कोई भी इंस्टीट्यूट खोलकर चला सकता है, तो उसमें नहीं होगा। लेकिन जो गवर्नमेंट बॉडी से ऑथराइज्ड है उनमें होगा, और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें तो होगा ही होगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी जो गवर्नमेंट बॉडी से ऑथराइज्ड है वहाँ होगा, चाहे वो UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हो, कोई भी हो, होगा उनमें। चलिए नाज़रीन, इस प्रोग्राम को आखिरी वक्त में, आखिरी लम्हात में पहुंचाते हैं। ये हमारे साथ थे शादाब सुल्तान साहब, जिन्होंने आज हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे फॉलोअर्स को पूरी नॉलेज प्रोवाइड कराई कि आखिर हम 12th के बाद कौन से कोर्स करें, कौन से इंस्टीट्यूट में जाएं, क्या ख़र्च है, क्या नहीं है। इसी तरीके से अगला जो प्रोग्राम होगा उसके बारे में हम आपको इत्तला कर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सलाम नजीबाबाद को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।